Hello guys, good morning everyone. Welcome to Infinity Study First Step of Success. स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे. इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग का जो है ये मंडे टू सैटरडे डेली जो है आप लोग की क्लास होती है 10 बजे सुबह. तो इसको कर लिया करो और यकीन मानो कि ये ना सिर्फ आपको कंटेंट क्लियर करेगा बल्कि जो है ये आप लोग का लाइफ में भी जो है बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को होता है कि अच्छी से मतलब जानना, उसके बारे में समझना ये बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो सबसे पहले जो है अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और आप चाहते हैं अगर कि मतलब ये वीडियोस आप लोग को मिलते रहे तो ये स्टेप कुछ हैं उसको फॉलो कीजिए. ओके, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए. सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए. और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए. और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए इन्फिनिटी स्टडी पे. और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए. और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए. ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी. ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी. ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम. तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं. ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे. ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट. ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं. स्टेप कुछ हैं उसको फॉलो कीजिए. ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले कल के होमवर्क की. तो कल का आप लोग का होमवर्क था कल का आप लोग का होमवर्क था यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल. ठीक है, ये HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं. तो बात करते हैं उसकी. तो 1 मिनट यार, हाँ, तो बात करें उसकी तो सबसे पहले ये जो है ये जलीय विलयन में क्या करता है उसके बारे में कह रहा है. और ये जो है आप लोग का एल्कोहल है और ये क्या बोलते हैं इसको ग्लूकोज है. तो ये दोनों ऐसा क्यों नहीं करता है, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग का जो HCl है और HNO3 है ये क्या करता है H+ आयन देता है. और ग्लूकोज और एल्कोहल ये दोनों जो है H+ आयन नहीं देता है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति को नहीं प्रदर्शित करता है. तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आप लोग जानते हैं कि
ये HCl जो है, ओके, यानी क्या है, ये HCl और HNO3, ये दोनों क्या हैं, अम्ल हैं। ये दोनों अम्ल हैं, और ये मतलब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब जो है ना विलयन में डालेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयन देता है। ये क्या देता है, ये दोनों H+ आयन देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय है। और जब बात करें किसकी, जब बात करें एल्कोहल की, ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो, यानी बात करें किसकी, एल्कोहल, एल्कोहल हो और कार्बोहाइड्रेट हो, सॉरी ग्लूकोज है, उसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो बात करें ग्लूकोज की, ये यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ये दोनों में जो होता है, ये क्या होता है, इन दोनों में होता है OH- आयन होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय नहीं होती है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो सिंपल सा आप लोग को एक लॉजिक बताए थे कल कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है, अम्ल में H+ आयन होता है। ओके, और इसका जब विलयन बनाया जाता है तो वही विलयन जो है टूट जाता है। और आपको कल बताए थे कि H+ आयन जो होता है वो विद्युत का चालन होता है, तो इसी वजह से जो है अम्लीय विलयन विद्युत का चालन होता है। आप साफ साफ तौर पे कह सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, इसी वजह से जो है यह विद्युत का चालन होता है, ठीक है, या चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ओके, सूचक लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं प्रभावित करता है या फिर क्यों नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें अगर, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है ये अम्ल के रूप में नहीं होता है, ये आप लोग का गैस के रूप में होता है। ओके, और इसी के वजह से जो है ये लिटमस पत्र पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, ठीक है, लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं कर पाता है, जिसके कारण से लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आप लोग का अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग असावधानी बरतेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल भी बात किए थे, और ये आप लोग का चूँकि होमवर्क है तो आज भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अम्ल जो होता है उसमें H+ आयन होते हैं, ये तो आप जान चुके हैं। ओके, और अम्ल में अगर जल मिलाते हैं, जब अम्ल में जल को मिलाया जाता है तो आप जानते हैं कि वो क्या करता है, वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा को रिलीज करता है, ठीक है। तो जब अत्यधिक मात्रा में अम्ल होंगे और थोड़ी मात्रा में जल होगी, थोड़ी मात्रा में जल होगी, तो वो क्या करेंगे, अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज करेंगे, और इससे जो है क्या हो सकता है, अत्यधिक ऊष्मा के कारण जो है हमारे हाथ भी जल सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जल को जो है अम्ल में नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जल में अम्ल को मिलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जल में अम्ल को मिलाते हैं, क्योंकि अत्यधिक जल होने के कारण अम्ल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग का हाँ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को अधिक क्षारक में मिलाते हैं, सॉरी, अधिक अधिक के क्षारक में
मिलाते हैं तो मतलब तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता को OH कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है एक, ओके, सिंपल सा लॉजिक ये है, यहाँ पे अत्यधिक क्षारक का मतलब है कि उसमें जो है अम्लीय गुण भी होना चाहिए। तो आप सिंपल सा लॉजिक ये जानते हैं कि कोई भी क्षारकीय चीज़ है और उसको अम्लीय चीज़ में मिलाते हैं तो वो क्या करता है, एक लवण का निर्माण करेगा, ओके। और लवण का निर्माण करने के साथ साथ वो क्या देता है, जल भी देता है, यानी जल भी देता है, जल भी रिलीज करता है, ओके। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अम्ल और कोई भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये क्या देता है आपस में रिएक्शन करके, ये देता है आप लोग को लवण और प्लस में जल। तो इसकी सांद्रता क्या होगी, ये NaOH की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, ठीक ना। यानी यहाँ पे OH माइनस की सांद्रता जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर क्षारक को क्षारक से मतलब रिएक्शन कराएंगे तो इसकी सांद्रता पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों जो है OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ओके। तो ये थे आप लोग के होमवर्क जिसको कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके आगे और हम लोग को क्या पढ़ना है। तो इसके आगे हम लोग को पढ़ना है अम्ल और क्षारक के विलयन जो है कितने प्रबल होते हैं, यानी कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, उसको जानना है हम लोग को, ओके। तो उसको जानने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कितना H+ आयन रिलीज कर रहा है, कौन कितना OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए जो है ना, मतलब कौन कितना स्ट्रांग है, तो मतलब कौन कितना प्लस आयन रिलीज करेगा, कौन कितना माइनस आयन है, मतलब OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो इसको नापने के लिए जो है एक स्केल का निर्माण किया गया, और उसको क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, pH, उसको pH स्केल बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे P जो है क्या दर्शाता है, P दर्शाता है आप लोग का पोटेंज, ओके। तो यहाँ पे रुकिए दिखा देते हैं आप लोग को, P जो है क्या दिखाता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है P आप लोग को क्या दिखाता है, ये पोटेंज दिखाता है। और पोटेंज का मतलब होता है, जर्मन शब्द है ये, पोटेंज का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। और यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और H क्या दर्शाता है, H तो दर्शाता है H+ आयन, ठीक है। H क्या दर्शाता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का आयन। तो कहने का मतलब है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हाँ, H+ आयन की शक्ति, ठीक है। pH का मतलब अगर बात करें तो ये क्या है, H+ आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है, pH स्केल। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे और ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा, pH स्केल के बारे में एक फैक्ट है जिसको कि जानना ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फिगर से देखते हैं इसको, ओके। एक मिनट, हाँ, ये है आप लोग का pH स्केल का फिगर। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है H+ आयन का मान, अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर pH स्केल में कितना होते हैं, pH स्केल में कितना होते हैं, pH स्केल में 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 14 तक, ठीक ना। 0 से लेकर 0 से 14 तक की संख्या इंटर होती है, यानी 0 to 14, ओके।
जिसमें से कि 7 जो होता है, 7 जो होता है वो उदासीन को दिखाता है। 7 जो है ये बीच वाला जो भाग है ये किसको दिखाता है? उदासीन, यानी कि इस पे ना तो H+ चार्ज है ना ही OH है, यानी कि दोनों को ये मिला के जो है रिएक्शन करता है, यानी pH एक तरह से कह सकते हैं शुद्ध जल का मान होता है 7, ये उदासीन को दिखाता है। ओके, ये उदासीन को दिखाता है। ओके, और 7 से जो कम रहेगा, 7 से जो कम रहेगा यानी इधर 7 से जो कम रहेगा यानी 6 5 4 3 2 1। ओके, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा अम्लीय। ये क्या दिखाएगा? अम्लीय, एसिडिक। ये क्या दिखाता है? एसिडिक। एसिडिक कहने का मतलब है कि ये अम्लीय को दिखाता है। ओके, और अगर 7 से अधिक रहा तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय, यानी बेसिक। इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय होती है। तो ये आप लोग का pH स्केल है। अच्छा, इस एक चीज़ और है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल में भले ही pH स्केल का नंबर घट रहा है लेकिन हाइड्रोजन आयन की संख्या इधर क्या होगा? बढ़ेगा। ये देखिए आप लोग का इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की संख्या में वृद्धि और इधर हाइड्रोजन आयन की संख्या में कमी, यानी इधर किसकी वृद्धि होगी? इधर होगी OH माइनस की संख्या में वृद्धि होगी, और इधर किसकी संख्या में वृद्धि होगी? इधर होगी H+ आयन की संख्या में वृद्धि होगी। ओके, तो यहाँ पे 7 जो है मेन है, 7 को आप लोग उदासीन मानिए क्या, ये होता ही है। और उसके बाद जो है 7 से नीचे जो भी होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जो भी होगा क्षारीय होगा। ओके, तो ये था pH स्केल जिसके बारे में कि हम लोगों ने जाना, और ये क्या करता है? अम्ल और क्षार की प्रबलता को नापता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो बात करते हैं अब हम लोग, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। ये देखिए आप लोग के, ये pH स्केल है। ओके, तो इसमें जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे है नींबू का रस का pH स्केल कितना होता है? ये आपका 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे पदार्थ का, जो बहुत सारे मटेरियल का जो है यहाँ पे pH मान दिया गया है। और pH स्केल के बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है आप लोग को, अम्लीय वर्षा के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और क्या जानना है? अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? अम्लीय वर्षा जब जो है वर्षा का pH मान, किसका? वर्षा का यहाँ पे किसी का नाम वर्षा नहीं है, ये जो वर्षा होती है रैन। ठीक है, रैन। ओके, तो ये जब वर्षा का जो है pH मान कितना हो जाएगा? 5.6 से कम, यानी लेस देन। ओके, लेस यानी इससे अगर कम हो गया वर्षा का pH मान, तो ये वो क्या कहलाएगा? वो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा के बाद और तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा, हाँ एक चीज़ और है आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। चलिए, ये जो शुक्र ग्रह होते हैं, तो शुक्र ग्रह जो होते हैं ना, उसका जो है आवरण, आवरण कहने का मतलब है उसका जो है वातावरण जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4 के बादलों से बना हुआ है। H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से बना हुआ है। और इस बादल का कलर कैसा होता है? ये उजला होता है और सल्फर के कारण थोड़ा पीला भी होता है। ठीक है, और इसी देखिए एक चीज़ और आप लोग को जानना जरूरी है कि मानव का जीवन जो है ना, मानव का जीवन जो है वो जो है 7 से लेके 7.8 तक, ये pH मान है, 7 से लेके 7.8 तक ही वो पॉसिबल है, यानी वो उतना के मान के बीच अगर है वहाँ का वातावरण, तभी जो है वहाँ मनुष्य या फिर मतलब कोई भी जीवित प्राणी जीवित रह सकता है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? जीवन
मतलब जीवित नहीं रह पाएगा। ओके, अन्यथा वो जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है। और शुक्र पे जो है आप लोग देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है मान जो है वो 7 से नीचे होता है, चूँकि यह एक अम्ल है। और इसी वजह से जो है शुक्र पे, यानी शुक्र ग्रह जो है उस पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र ग्रह पे जीवन संभव क्यों नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ओके। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा तो यहाँ पे एक चीज़ और है, आप लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, जैसे कि ये देखिए। हाँ, जब जो है एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आदमी जो होता है ना, आदमी मतलब कोई भी जो है मानव होता है, तो वो भोजन को पचाने के लिए जो है उसका पेट में जो है स्टमक में वो कौन सा मतलब अम्ल रिलीज करता है, कौन सा अम्ल छोड़ता है, तो वो HCl रहता है। यानी कि वो कौन सा अम्ल छोड़ता है, HCl। खाना को पचाने के लिए जो है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है, HCl छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, और वही छोड़ता है। ठीक है। जिसके कारण कि भोजन जो है आसानी से पच पाता है। और आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है ना मतलब अपच हो जाता है, अपच मतलब खाना जो है ठीक से नहीं पचता है, तो वो क्या करता है, वो और अधिक HCl छोड़ता है ताकि खाना पचे, लेकिन फिर भी नहीं पचता है। और इसके कारण से जो है होता क्या है कि मतलब आदमी का पेट में जो है क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है, इसी अम्ल की वजह से। ठीक है। इसी अम्ल की वजह से जो है उसका जो है स्टमक में पेन होने लगता है, यानी स्टमक में दर्द होने लगता है। इसी HCl की वजह से वो अधिक हो जाता है ना, इसी की वजह से उसका पेट दर्द होने लगता है और हल्का जलन भी महसूस होने लगता है, वो HCl की अधिकता के कारण ही। तो इसको जो है नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए हमको क्या किया जाता है, क्षारकीय चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और वो क्षारकीय चीज़ क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके बाद फिर आप लोग का बात करें। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आप लोग का, दंत क्षय, यानी दांत जो है ना वो क्यों खराब हो जाते हैं, उसके बारे में जानना है आप लोग को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दांत जो है वो बना किस चीज़ का होता है। तो दांत जो बना होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग के लिए जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे। ओके। तो दांत, हाँ, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दांत जो है वो किस चीज़ का बना हुआ था। दांत जो बनता है वो मतलब बना हुआ होता है कैल्शियम फास्फेट का। किस चीज़ का, कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। ठीक है। ये इसी चीज़ का दांत बना हुआ होता है। और आप तो जानते हैं कि कैल्शियम फास्फेट जो है ये किस तरह का है, इसकी प्रवृत्ति किस तरह की है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय। ओके। और इसी कारण से जो है ना इसमें जो है अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, अगर मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है, यानी 5.5 से नीचे होता है, तो वो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय के कारण क्या हो जाएगा, इसका क्षय होने लगेगा। क्षय कहने का मतलब है
इसका जो है मतलब ये ख़त्म होने लगेगा एक तरह से, ठीक है। तो मतलब मुंह का जो है पीएच मान जो है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी कारण से जो है क्या करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट में कौन सा चीज़ मिलाया होता है, तो उसमें फ्लोराइड मिलाया होता है, ओके। उसमें फास्फेट नहीं, उसमें फ्लोराइड मिलाया होता है, ये भी आप याद रखिए। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं कि आ, किसी भी जो है मतलब मुंह साफ करने के मंजन में कौन सा चीज़ मिलाया होता है, तो वो फ्लोराइड रहता है। और हाँ, अच्छा एक बात और, आपने तो ये भी जान लिया कि अम्ल जो है मानव शरीर में कहाँ पे होते हैं, स्टमक में यानी पेट में होते हैं, जो कि खाना को पचाने में हेल्प करता है। और अम्ल जो है कभी कभी मतलब इसका जो है नुकसान भी होता है। वो नुकसान ये है जैसे कि मधुमक्खी जो होता है, ओके, बटरफ्लाई, तो उसका डंक में क्या होता है, उसका डंक में भी क्या होता है, उसका डंक में होता है आप लोग को मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। यही पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। और इसी कारण से जो है वो काटता है, तो वो अम्ल जो है शरीर के अंदर जाता है, और इसी कारण से जो है अत्यधिक जो है क्या होता है, हाँ, अत्यधिक जो है पेनफुल हो, मतलब हम लोग को फील होता है, ठीक है, यानी अत्यधिक दर्द करता है इसी के कारण, ठीक है। और इसके साथ साथ एक पौधा होता है, और उस पौधे का क्या नाम है, उस पौधे का नाम है उस पौधे का नाम है नेटल। हाँ, नेटल नामक एक पौधा होता है। तो उसमें भी जो है ना, उसमें भी मतलब मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और उसमें जो है ना छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल टाइप के होते हैं, ठीक है। और वो जो है उसी में भरा हुआ होता है, कौन सा अम्ल, उसी में होता है आपका ये मिथेनोइक अम्ल होता है। और वो भी अगर सट जाए ना तो वो भी बहुत जो है दर्द देता है। वो इस तरह का पौधा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये जंगलों में पाया जाता है, ठीक ना। अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा भी मतलब ये छू जाए तो ये जो है ना बहुत ही पेन देता है, बहुत ही दर्द देता है, ठीक है। और इसी के आसपास जो है एक डॉक नामक पौधा पाया जाता है, ठीक ना। डॉक नामक पौधा पाया जाता है जो कि इसका इलाज होता है, ठीक ना। तो साथ में ही साथ में हम लोग इसका जो है इलाज भी पढ़ते जाएं। तो एक डॉक नामक पौधा होता है जो कि इसी के आसपास पाया जाता है। उसका पत्ते को जो है ना आप रगड़ कर, जहाँ पे मतलब वो ये पौधा छुआ है, ओके, जहाँ पे भी ये पौधा छुआ है, आप उस स्थान पर डॉक के पत्ते को लगा दें, तो वो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। यानी उसके बाद जो है आप लोग को उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, ओके, पेनफुल फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये आप लोग के मटेरियल का नेम है। और इधर क्या है, उसका पीएच मान है, पीएच वैल्यू है। उसी प्रकार से ये भी मटेरियल का नेम है और ये उसका पीएच वैल्यू है। तो इसको आप लोग नोट कर ली, सॉरी, पीएच वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है वो है, ठीक है, पीएच वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सिरका है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है आप लोग का एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का फिर यहाँ पे संतरा है, तो संतरा में कौन सा, सिट्रिक। उसी तरह से इमली है, तो इमली में कौन सा, टाट्रिक। टमाटर है तो टमाटर में ऑब्जेलिक, ठीक है। उसके बाद फिर खट्टा दूध में लैक्टिक, और नींबू में सिट्रिक। उसके बाद फिर चींटी में, चींटी का डंक में मिथेनोइक, और नेटल का डंक में, ये तो अभी आप लोग को तुरंत बताएं, नेटल का डंक में भी मेथेनोइक, और मधुमक्खी का डंक में भी मेथेनोइक, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओके। और इसके बाद आप लोग का होमवर्क है, तो होमवर्क ये रहा आप लोग का होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कल इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और हो सकता है कि कल जो है आप लोग का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन को भी और अच्छे तरीके से करेंगे, एक्सरसाइज में जो होते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। कल जो है आप लोग का चैप्टर शायद ख़त्म हो जाएगा, अगर हम लोग इसी तरीके से करते गए तो चलिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, ओके, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग जो है ये मतलब क्लास जो है ख़त्म होता, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है पढ़ते रहिए, ओके, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।